हेलो वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे हैं आप? इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, उसके बाद हम मेन वीडियो पे आते हैं। मेरा नाम योगी जोशी है और मैं अनअकैडमी पे आईटी जैम में केमिस्ट्री का एजुकेटर हूँ। आप अनअकैडमी ऐप पे जा सकते हो और आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे नाम को सर्च करके। अनअकैडमी पे मैं दो टाइप के क्लासेस लेता हूँ मेनली। सबसे पहले हम प्लस क्लासेस में लेता हूँ, जहाँ पर मैं एंटायर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी आईटी जैम का एग्जाम होने वाला है, जिस भी ईयर में आप देने वाले हो, उसके अलग अलग कोर्सेज जो हमारे लॉन्च होते हैं, मैं उन कोर्सेज में प्लस क्लासेस लेता हूँ। मेरे क्लासेस यूजुअली मॉर्निंग में होते हैं, 7:15 या 7 AM से मेरे लेक्चर स्टार्ट होते हैं और आप मेरे पास वहाँ मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं आप जैसे जो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिनको मैं ऑलरेडी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और हमारे जो फिजिकल की क्लासेस होते हैं, जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, वो इस तरीके से कंडक्ट करवाए जाते हैं, जहाँ पर आप मुझसे चैट कर सकते हो, आप मुझसे आके अपने सवाल पूछ सकते हो, लाइव लेक्चर के दौरान इंटरैक्ट कर सकते हो। अपना हाथ ऊपर उठा के दर्जन हैंड रेज ऑप्शन वहाँ पे है, आप अपना हाथ ऊपर उठा के मुझसे ऑडियो पे कम्युनिकेट कर सकते हो। ये जो प्लस क्लासेस होते हैं, इनको ज्वाइन करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा अनअकैडमी का, आईटी जैम कैटेगरी का, जिस भी बैच में आप एनरोल होना चाहते हो। और वो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही आपको मेरी प्लस की जो क्लासेस हैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हो पाएंगे। अगर आप देखना चाहते हो कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, किस तरीके से पढ़ाता हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरे स्पेशल क्लासेस में, जो कि फ्री हैं सबके लिए। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप लोग मेरे स्पेशल क्लासेस जरूर अटेंड कीजिएगा, आइएगा, देखिएगा, मेरे साथ इंटरेक्ट कीजिएगा और देखिएगा कि मैं किस तरीके से वहाँ पे पढ़ाता हूँ, आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उसके बाद आप मेरे साथ प्लस कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। जो स्पेशल क्लासेस है वो भी मेरे प्रोफाइल पे आपको मिल जाएंगी। आप मेरे प्रोफाइल पे जाओगे तो आपको वहाँ पे स्पेशल क्लासेस का पूरा आने वाली स्पेशल क्लासेस और इससे पहले जितनी भी स्पेशल क्लासेस हुई हैं वो सब आपको वहाँ पे रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। जब भी आप प्लस ज्वाइन करना चाहोगे, जब भी आप मेरे साथ प्लस कोर्स में आना चाहोगे, आपको वहाँ पे मैं एक कोड दे देता हूँ, जिस कोड को यूज़ करने के बाद उस समय जो भी डिस्काउंट ऑफर चल रहा होगा वो डिस्काउंट ऑफर आपको मिल जाएगा। और वो कोड है मेरा नाम, दैट इज योगी सर। आप ये कोड यूज़ कर सकते हो। इस कोड को यूज़ करने के बाद आप किसी भी कैटेगरी में, आईटी जैम हो, CSIR नेट हो, गेट हो, आईटी जेई हो या नीट हो, किसी भी कैटेगरी में अगर आप मेरा ये कोड या कूपन कोड अप्लाई करते हो, यूज़ करते हो, तो आपको वहाँ पे जो भी उस समय का डिस्काउंट चल रहा होगा वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आइए आते हैं मेन वीडियो पे। तो देखिए, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो आईटी जैम और CUET PG के लिए नहीं, इवन CSIR नेट और गेट के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड जितने भी मेन कॉन्सेप्ट्स हैं या जो मेन फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने चाहिए, ताकि आप जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो वो आप लास्ट मोमेंट पे रिविजन करके जाओ। आप इस वीडियो को एक तरीके से फॉर्मूला मेकिंग वीडियो भी समझ सकते हो, जहाँ पे रोटेशनल या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड मैं आपको सारी फॉर्मूला दे दूंगा। यहाँ पर मैं फिजिकल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एस्पेक्ट में नहीं जाने वाला हूँ। इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको याद होने चाहिए, कम टाइम में मैं आपके सामने उनको लाके पेश कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जब आप रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हो तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी चाहिए। यहाँ पर आप पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंटरेक्शन एक ऐसे मॉलिक्यूल के साथ जो कि रोटेशन कर रहा होगा। जैसे ए बॉन्ड बी जो होगा वो रोटेट कर रहा होगा और हमको करना क्या है, यहाँ पे हम उसको रोटेशनल मोशन की, जो उसका रोटेशनल मोशन होगा उसकी एनर्जी लेवल्स को चेंज करना। देखो, हम सबको पता है क्वांटम वर्ल्ड में जब आप एटॉमिक लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे जाते हो तो एवरीथिंग इज क्वांटाइज। जो चीजें होती हैं वो क्वांटाइज होती हैं। तो इवन अगर मैं रोटेशनल लेवल की बात करूँ, मॉलिक्यूल अगर रोटेशन करेगा तो वो किसी भी एनर्जी के साथ रोटेट नहीं करेगा, वो पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जीज के साथ ही रोटेट करने वाला है। तो मैं कह सकता हूँ कि रोटेशनल एनर्जी जो होगी, यहाँ पे आपकी जो रोटेशनल एनर्जी होगी, आप मेरे साथ अपने नोट्स बना सकते हो, आपकी जो रोटेशनल एनर्जी होगी वो आपकी रोटेशनल एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी। सबसे पहले आपको ये समझना है वो कौन से मॉलिक्यूल होंगे जो रोटेशन करते समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ इंटरेक्शन दिखाएंगे। और दूसरी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आपको कुछ चीजों को याद रखना है। जब मैं रोटेशनल एनर्जी की बात करूंगा या रोटेशनल मोशन की बात करूंगा तो माइक्रोवेव जो होती हैं वो इनफ होती हैं रोटेशनल मोशन की एनर्जी को चेंज करने के लिए। तो जब हम रोटेशनल एनर्जी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात किसकी करेंगे, हम यहाँ पे माइक्रोवेव की बात करेंगे, क्योंकि माइक्रोवेव्स में इनफ एनर्जी होती है कि वो रोटेशनल मोशन को चेंज कर सकें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पहले से पढ़ते आ रहे हो, अगर आपने थोड़ा बहुत भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपीज होती है उसमें जो सबसे कम एनर्जी हमको जहाँ पे लगती है, सबसे कम एनर्जी वो हमारे पास आती है रेडियो वेव, जो उसमें हम NMR पढ़ते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आती है वो हमारे पास होती है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहाँ पे हम रोटेशनल मोशन को चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव। उसके बाद हमारे पास आती है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम इंफ्रारेड रेडिएशन यूज करते हैं। अब पहला पॉइंट तो हमारे पास ये हो गया, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये हो गया। सेकंड पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा दिखाएंगे, जिसको हम कहते हैं रोटेशनली एक्टिव मॉलिक्यूल। रोटेशनली एक्टिव मॉलिक्यूल जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखाएंगे वो कौन से मॉलिक्यूल हैं। देखो, एक फंडा हमेशा याद रखना, वही मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखाएंगे या माइक्रोवेव एक्टिव होंगे, जिसको रोटेशनली एक्टिव मॉलिक्यूल कहो या जिसको हम माइक्रोवेव एक्टिव कहते हैं।
ठीक है, माइक्रोवेव एक्टिव वही मॉलिक्यूल होंगे जो परमानेंटली पोलार होते हैं, जो परमानेंटली पोलार होते हैं, यानी जिनके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, वो ऐसे मॉलिक्यूल्स ही दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं एग्जांपल के तौर पे, जैसे HCl होगा, ये दिखाएगा, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, अगर आप HCl की बात करो तो HCl दिखाएगा, लेकिन अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन की, तो ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं दिखाएगा। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की बात करो तो ये भी नहीं दिखाएगा। और अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की, तो ये भी नहीं दिखाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ये तीनों मॉलिक्यूल्स क्या है हमारे पास, ये दोनों मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं, और अकेला ये जो HCl का मॉलिक्यूल हमारे पास, ये मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास, पोलर है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड क्लोरीन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेना कि रोटेशनली एक्टिव मॉलिक्यूल या माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल वही होते हैं जिनके अंदर परमानेंट पोल होगा। अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, कई बार आईआईटी में पूछे जाते हैं, आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस हो सकता है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल विल बी रोटेशनली एक्टिव या माइक्रोवेव एक्टिव होगा। तो आपको उसमें याद रखना है वही मॉलिक्यूल जिसके अंदर पोल्स होंगे या जिसके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा, पोलार मॉलिक्यूल होंगे। अब देखो डाइपोल मोमेंट जो होता है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें आपको बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा, जैसे उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, वो क्योंकि हमारा जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको जब आप माइक्रोवेव एक्टिव है या नहीं है, तो आपको सबसे पहले उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पता होनी चाहिए, फिर उसके अंदर पोल बनते हैं कि नहीं बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कल को मैं आपसे कह दूं कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखाएगा? मुझे लगता है नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 आता है। आई होप समझ में आया। तो सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है। थर्ड पॉइंट जहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी कितनी होगी उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच म्यू के साथ। ये एनर्जी का फॉर्मूला है, जहां पर आपका म्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना। ये आंसर, इसका जो आंसर आएगा जब आप प्लैंक्स कांस्टेंट को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आंसर आपका निकल के आएगा जूल्स में, ठीक है। ये आंसर अर्ग्स में भी हो सकता है, ये आंसर अर्ग्स में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप एच का वैल्यू क्या यूज कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अब एनर्जी को एक और फॉर्मूला होता है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम c बाय लैम्डा के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनर्जी का मेरा जो दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा वो c बाय लैम्डा हो जाएगा। 1 अपॉन लैम्डा को हम लोग वेव नंबर भी कहते हैं, तो h म्यू बार हो जाता है। यहाँ पे ये म्यू बार का मतलब होता है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेव नंबर लेकर चल रहे हैं। अब कल को अगर मुझे कभी ऐसा हो जाए कि आंसर एनर्जी में दिया हो, मुझे वेव नंबर चाहिए, अगर मुझे कल भी, अभी ये मैं नोट करके लिख रहा हूँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर मुझे कभी भी आंसर वेव नंबर के फॉर्म में चाहिए, मैं चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आप उसकी मुझे आप एनर्जी मत बताओ, उसका मुझे वेव नंबर बताओ, तो वेव नंबर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, आपका जो एनर्जी जूल्स में है, आपका जो एनर्जी जूल्स में है उसको डिवाइड कर दो HC के साथ। ये फॉर्मूला बहुत काम आता है जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो। रीजन क्या है पता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते समय जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आके टकराएगी मॉलिक्यूल के साथ, जो एब्जॉर्प्शन होगा, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी आगे टक्कर, हम उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कभी एनर्जी नहीं बताते, ना हम उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कभी फ्रीक्वेंसी बताते हैं। हम ये बात करते हैं उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेव नंबर कितना था। जब भी आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे, आप कितने भी ग्राफ ले लेना, आप कोई भी ग्राफ ले लेना, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी ले लेना, हम मोस्टली जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो हम एनर्जी को हमेशा वेव नंबर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना पसंद करते हैं। तो हम एनर्जी को हमेशा क्या करेंगे, HC से डिवाइड करेंगे, ताकि मेरा जो आंसर निकल के आए या तो वो सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा या तो वो मीटर इनवर्स में आएगा। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा H का वैल्यू क्या है और C का वैल्यू क्या है। अगर आंसर जूल्स में है तो H का वैल्यू और C का वैल्यू जो होगा वो भी SI यूनिट में चाहिए। अब देखो H का वैल्यू मुझे याद है, या मैं उम्मीद करता हूँ एटलीस्ट आपको पता होगा। अगर मैं H की वैल्यूज लिखना स्टार्ट करूँ, दैट विल बी 6.626 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, ये SI यूनिट में आता है। और अगर इसी को मुझे सीजीएस यूनिट में लिखना हो, ये आपका SI यूनिट का वैल्यू है इसका, ठीक है। अगर मुझे इसको सीजीएस यूनिट में लिखना होगा तो मुझे लगता है ये -27 हो जाएगा, 6.626 इंटू 10⁻⁻27, क्योंकि जूल्स, ये आंसर जूल्स में है, याद रखना। जूल्स से अर्ग्स में जब आप जाते हो तो 10⁻7 का फर्क पड़ता है। तो 34 से अगर मुझे रिटर्न आना है 4, 5, 6, 7, हाँ 27 अर्ग्स। सिमिलरली स्पीड ऑफ लाइट को अगर मैं देखूं तो ये 3 इंटू 10⁸8 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, और अगर ये SI यूनिट है इसका, और अगर इसका सीजीएस यूनिट में लिखना होगा तो 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आप अगर ऊपर का आंसर जूल्स में है तो आप नीचे भी SI यूनिट में लोगे, अगर ऊपर का आंसर अर्ग्स में है
तो आप नीचे भी जो यूनिट लोगे वो सेंटीमीटर पर सेकंड और यहाँ अर्ग्स वाला वैल्यू यूज करोगे। ये कन्वर्जन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो मैंने बताए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अक्सर जब पेपर सॉल्व करते हैं तो उनको ये कन्वर्जन यूनिट्स नहीं आते। अगर आपको ये कन्वर्जन यूनिट्स नहीं आते हैं तो आप आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। आई होप आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड सारी चीजें याद हो जाती हैं। चौथा पॉइंट आता है, जब हम रोटेशन की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखो सबसे पहले एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी मॉलिक्यूल को लेते हो, जब भी आप कभी किसी मॉलिक्यूल को लेते हो, लेट अस से ए बॉन्ड भी आपके पास एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 3 रोटेशनल एक्सेस होती हैं। देयर आर 3 रोटेशनल एक्सेस। सबसे पहले हमारी एक रोटेशनल एक्सेस ये होती है जो बॉन्ड के बीच में से गुजरेगी, क्योंकि ए और बी का जो सेंटर ऑफ मास होगा जहां से मेरा मॉलिक्यूल घूम सकता है वो ये होगा। तो इसके अक्रॉस, ठीक है, एक दूसरी रोटेशनल एक्सेस होगी जो यहाँ से गुजरेगी और तीसरी रोटेशनल एक्सेस होगी जो यहाँ से गुजरेगी। देखो जब भी कोई मॉलिक्यूल रोटेशनल मोशन करता है, जब भी कोई मॉलिक्यूल रोटेशनल मोशन करता है तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम होता है। क्या होता है उसका एक एंगुलर मोमेंटम होता है, मोमेंटम, जिसको हम लोग यूजुअली एल बार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आई इंटू ओमेगा। अभी जो ओमेगा आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इसको कहा जाता है एंगुलर वेलोसिटी। वो जो मॉलिक्यूल होगा, मान लीजिए अगर ये ए और बी है, अगर ये मान लीजिए इस तरीके से रोटेट कर रहा है, यहाँ से ये यहाँ पर और यहाँ से ये यहाँ पर, तो जब ये रोटेशन करेगा उस प्लेन के अंदर तो उसका फ्रीक्वेंसी, उसका वेलोसिटी क्या है, 1 सेकंड में वो कितना एंगल कवर कर रहा है, उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पर जो आपने आई लिखा हुआ है इसको कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहा जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ पर ओमेगा वही रहेगा। अब मास आप तब लेते हो जब आपके पास सिंगल ऑब्जेक्ट हो, लेकिन यहाँ पे सिंस 2 बॉडी ऑब्जेक्ट है ए और बी, ए का मास अगर मान लीजिए m1 है और बी का मास अगर मान लीजिए m2 है, तो यहाँ पर मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाता है जिसको कहते हैं म्यू। म्यू का मतलब यहाँ पर होता है जिसको हम कहेंगे रिड्यूस्ड मास। क्या कहेंगे? रिड्यूस मास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली जो होता है वो होता है म्यू इंटू आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्यू इंटू आर स्क्वायर। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना इनडायरेक्टली आपको ये बताता है कि कितने आसानी से आप उस मॉलिक्यूल को वहां पर रोटेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कल को अगर मुझे इस एक्सेस पे मॉलिक्यूल को घुमाना होगा तो देखो बी का जो मॉलिक्यूल है वो वहीं के वहीं स्पिन करेगा, ए का एटम वहीं के वहीं स्पिन करेगा, लेकिन अगर मुझे इस एक्सेस पर उसको गोल घुमाना है तो ए और बी का पोजीशन बदलने वाला है। ठीक है, तो अगर इस एक्सेस पे मैं उसको गोल घुमाता हूं तो यहाँ पर जो ताकत मुझे लगेगी, जितना मुझे एनर्जी लगाना पड़ेगा, उसको हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस ए। ये ए एक्सेस मान के चलते हैं। यहाँ पर हम इसको मान के चलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी, और यहाँ पर अगर मुझे मॉलिक्यूल को इस तरीके से घुमाना पड़ा तो हम उसको मान के चलेंगे आई सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी। तो आई ए, आई बी, आई सी, ये 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं, क्योंकि मैं किसी भी मॉलिक्यूल को 3 तरीके से गोल घुमा सकता हूँ। ऐसे गोल घुमा सकता हूँ, ऐसे गोल घुमा सकता हूँ, या इस तरीके से गोल घुमा सकता हूँ। तो आप किस एक्सेस पर उस मॉलिक्यूल को गोल घुमा रहे हो, क्योंकि रोटेशन करवा रहे हो, उस एक्सेस पर कितनी ताकत लग रही है, इनडायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको वो बताता है। अब जो ये रिड्यूस मास का फॉर्मूला होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कल को मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्ड क्लोरीन है। अब हाइड्रोजन का मोलार मास तो 1 होता है और क्लोरीन का मोलार मास 35.5 होता है। अब मैं जो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज माय 5th पॉइंट। ठीक है, अगर मुझे इसका रिड्यूस मास चाहिए तो मैं रिड्यूस मास कैसे निकालूंगा, म्यू का वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा। देखो 35.5 जो आप लिख रहे हो ना, वो 1 मोल का मास है, मुझे 1 एटम का मास चाहिए। तो रिड्यूस मास कभी भी अगर मुझे निकालना हो किसी मॉलिक्यूल का तो उसका फॉर्मूला होता है मोलार मास 1 इंटू मोलार मास 2, इसका मोलार मास होल डिवाइडेड बाय मोलार मास 1 प्लस मोलार मास 2। इनके मोलार मासेस को आप ऐड कर दो, होल डिवाइडेड बाय, आप यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर से इसको डिवाइड करोगे तो आपको इस एक मॉलिक्यूल का मास मिलेगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये गड़बड़ करते हैं, वो क्या करते हैं, पेपर में सब कुछ सही करते हैं लेकिन एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड नहीं करते और उनका पूरा आंसर रॉन्ग आ जाता है, क्योंकि जब तक आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड नहीं करोगे आप उस एक एटम का मास नहीं निकाल रहे। इतना बेसिक्स तो आपको आना चाहिए कि हम एवोगैड्रो नंबर से क्यों यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है 35.5, मैं इसको बता देता हूँ, 35.5 ग्राम जो होगा वो कितने एटम्स का मास होगा, वो 1 मोल का मास होगा। 1 मोल का मतलब कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो 35.5 आप जो ले रहे हो ना, वो इतने एटम्स का मास ले रहे हो, बट हमको कितने एटम्स का मास चाहिए, हमको 1 एटम का मास चाहिए। ये इतने एटम्स का मास होता है।
जब आपको अगर एक एटम्स का मास चाहिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 35.5 ग्राम को डिवाइड करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर से। व्हाट इज 35.5? मोलार मास, जिसको आपको डिवाइड किससे करना पड़ा, एवोगैड्रो नंबर से। तो जब भी आपको कभी एक एटम का मास चाहिए होता है तो आपको उसको क्या करना पड़ता है, उसके मोलार मास जो कि ग्राम्स में दिया होगा उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। ये पॉइंट भी हमेशा याद रखना, ये भी बच्चे बहुत गलती करते हैं ये एग्जाम में सॉल्व करते समय। देखो मैं जब अनअकैडमी के प्लस लेक्चर्स लेता हूँ ना, तो मैंने जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूँ, मैंने करवाया था, कुछ बच्चे थे वो जो ये गड़बड़ कर दिए थे, उन्होंने मोलार मास से डिवाइड एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड ही नहीं किया, तो उसके जो आंसर निकल के आए वो ऑब्वियसली रॉन्ग निकल के आएंगे। अब ये जो आपने लिखा है ना, इसका आंसर ग्राम्स में आएगा, क्योंकि आप जितने भी मोलार मास लेते हो किस में लेते हो, वो ग्राम्स में लेते हो। तो याद रखना ये जो आंसर निकल के आएगा वो ग्राम्स में आएगा। अगर आपको आंसर केजी में चाहिए तो ग्राम्स से केजी का जो कन्वर्जन है वो आपको करना पड़ेगा। अगर ग्राम से केजी में करना होगा तो मुझे यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम का केजी में कन्वर्जन -3 होता है। तो ये फैक्टर भी याद रखना, ये रिड्यूस मास हम कैसे निकालते हैं। अब आते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे। जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट है वो क्या है, अब आपने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे डिस्कस किया, आपके पास ना अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। अब ये टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल आपको याद रखना है, मैं अपने आप को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाओ। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, तो सबसे पहली कैटेगरी में हमारे पास जो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आते हैं ना, उनको हम लोग कहते हैं लीनियर मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे उनको हम कहते हैं लीनियर मॉलिक्यूल। अब ये एंट्रेंस एग्जाम में आपको याद रखना, लीनियर मॉलिक्यूल वो होंगे जिनमें ए बॉन्ड भी इस तरीके से बना होगा और यहाँ पे ना 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, देयर आर 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारे पास होते हैं। सबसे पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इनके पास होगा वो होगा बॉन्ड लेंथ के अक्रॉस जो यहाँ से गुजर रहा होगा, जिसको हम IA से रिप्रेजेंट करेंगे। अगला मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो यहाँ से गुजरेगा, और थर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा, इसको IC लिख देते हैं, इसको IB लिख देते हैं। देखो कभी भी याद रखना, जिस बॉन्ड एक्सिस पे अगर आप मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हो तो वहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल को आप घुमा नहीं रहे हो, वहीं पे सिर्फ स्पिन करवा रहे हो। ए भी अपनी जगह रहेगा, बी भी अपनी जगह रहेगा, बस वो वहीं पे क्या होता जाएगा, स्पिन होता जाएगा, अगर आप इसको इस तरीके से गोल घुमाते हो तो इस एक्सिस पे। तो लीनियर मॉलिक्यूल में आपका जो IA का वैल्यू होगा वो 0 हो जाता है। IB और IC का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, IB विल बी इक्वल टू IC, ये आपको याद रखना। क्योंकि अगर IB के अक्रॉस में मॉलिक्यूल को घुमाता हूँ, इस तरीके से घुमाता हूँ, तो A और B दोनों का पोजीशन इस प्लेन में गोल 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 घूमेंगे। और अगर मैं IC के अक्रॉस गोल घुमाता हूं तो B ऊपर जाएगा तो A नीचे आएगा, फिर इस तरीके से वो गोल 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 घूमेंगे। तो यहाँ पर IB मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस B एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस C विल रिमेन सेम। ये जो कंडीशन मैंने यहाँ पे बनाई है, ये CSIR नेट गेट के पेपर में कई बार पूछी जाती है कि लीनियर मॉलिक्यूल्स में क्या कंडीशन होती है। तो ये हमारा पहला मॉलिक्यूल हो गया, दिस इज फर्स्ट मॉलिक्यूल जो हमने टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में, ये हमारा पहला टाइप का मॉलिक्यूल हो गया A। अब इसमें जो B टाइप का मॉलिक्यूल होता है उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक टॉप। क्या कहते हैं उसको हम सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल कहते हैं। अब सिमेट्रिक टॉप में भी ना 2 कंडीशंस आती हैं, विच आर 2 कंडीशन। पहली कंडीशन आएगी जिसमें, देखो सिमेट्रिक टॉप का मतलब क्या होता है, बेसिकली मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, ये आपको याद रखना। सिमेट्रिक टॉप का सिंपल सा मीनिंग होगा, 2 मॉलिक्यूल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक मॉलिक्यूल इस तरीके से लेता हूँ, मेरे पास यहाँ कार्बन है, यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, और यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन लगा, और ऊपर की तरफ मेरे पास लगा हुआ है फ्लोरीन। नाउ सिंस फ्लोरीन का एटॉमिक मास बहुत ज्यादा होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक मास कुछ मेरे ख्याल से 19 होता है, अप्रॉक्स 19 होता है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 1 और 1 होता है। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कार्बन और फ्लोरीन के कहीं बीच में होगा, यहाँ पर आएगा। सेंटर ऑफ मास वो चीज होती है जहां से रोटेशनल मोशन कैरी आउट किया जाता है। तो यहाँ पर जो रोटेशनल एक्सेस होंगी वो यहाँ से गुजरेंगी, ये पहली रोटेशनल एक्सेस होगी, ये आपकी दूसरी रोटेशनल एक्सेस होगी, और यहाँ से कार्बन और फ्लोरीन के बीच में से गुजरेगी तीसरी रोटेशनल एक्सेस। तो जो फ्लोरीन और कार्बन के बीच में से गुजर रही है वहां पर हम लिखेंगे IA, और यहाँ पर इन दोनों को लिख देंगे हम IB, और यहाँ पे हम लिख देंगे IC। ये 3 डिफरेंट एक्सेस हैं जहां से मैं मॉलिक्यूल को घुमा सकता हूँ। अब देखो अगर मैं बात करूं IA के अक्रॉस, अगर आप मॉलिक्यूल को यहाँ गोल घुमाओगे तो फ्लोरीन और कार्बन तो अपनी जगह पे स्पिन करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऐसे लगेगा जैसे छतरी की तरह वो बीच नीचे गोल 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 घूम रहे हैं, क्योंकि फ्लोरीन और कार्बन अपनी जगह पे फिक्स है। मैं इस एक्सेस की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ IA के अक्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा वो कंपैरेटिवली कम होगा। रीजन क्या है इसका? क्योंकि फ्लोरीन और कार्बन जो होगा वो अपनी जगह पे स्टेबल है, सिर्फ कार्बन और ये जो 3 हाइड्रोजन हैं वो ऐसे गोल 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 घूमेंगे। लेकिन अगर मैं IC के अक्रॉस गोल घुमाता हूँ इस तरीके से, तो देखो फ्लोरीन जो अभी ऊपर है
वो नीचे आ जाएगा और तीनों हाइड्रोजन जो होंगे वो ऊपर चले जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं आईबी के अक्रॉस मॉलिक्यूल को इस तरीके से घुमाता हूँ तो ये तीनों हाइड्रोजन यहाँ से ऊपर जाएंगे, फ्लोरीन वहां से, मतलब आईबी और आईसी के अक्रॉस आपके सारे एटम्स अपनी जगह से मूव करेंगे, सारे एटम्स, मतलब इस पॉइंट में अगर मैं रखूं तो कार्बन और ये तीनों हाइड्रोजन यहाँ से ऊपर चलने लगेंगे और ये अकेला फ्लोरीन वहां से नीचे आने लगेगा। तो मैं यूं कह सकता हूं कि आईबी के अक्रॉस जो ताकत लगेगी वही ताकत आईसी के अक्रॉस लगेगी, और अनफॉर्चुनेटली आईए में जो ताकत लगेगी वो कंपैरेटिवली कम लगेगी। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें आईए का वैल्यू कम होता है, आईए का वैल्यू कम होता है, हम उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं प्रोलेट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, और वो सिमेट्रिक टॉप की पहली कैटेगरी आती है। ठीक है, सिमेट्रिक टॉप में दूसरी कैटेगरी मेरे पास बनती है इस तरीके की कैटेगरी, जहां पे मेरे पास बोरॉन होगा और मान लीजिए वहां पे तीन तरीके से, तीन तरफ, इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ तीन जगह पे मेरे पास क्लोरीन लगे हुए। अब यहाँ पर है ना आपके पास तीन एक्सेस बनेंगी, पहली एक्सेस जो यहाँ से गुजरेगी ऐसे, दूसरी एक्सेस जो यहाँ से गुजरेगी इस तरीके से, और तीसरी एक्सेस जो यहाँ से गुजरेगी इस तरीके से, यानी बोरॉन जो होगा वो सेंटर ऑफ मास की तरह बिहेव करेगा। अब अगर आप देखो ये सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है, ठीक है, यहाँ पर ये हमारी हो जाएगी IA, ये हमारी हो जाएगी IB और ये हमारी हो जाएगी IC। अगर आपको ये समझना है कि IA, IB, IC हम कैसे डिसाइड करते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, मैं एक अलग से इसमें वीडियो बना दूंगा जहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा कि प्रिंसिपल एक्सेस, अगर आपने ग्रुप थियरी पढ़ी होगी तो आपको वहाँ पे पढ़ा होगा, पता होगा कि जो सबसे हाई फोल्ड एक्सेस होती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं, जिसको CN वेल हम कहते हैं, जहाँ पे ज्यादा। अभी यहाँ पे जो ये IA मैंने लिखा हुआ है ना, बेसिकली ये IA जो यहाँ पे ये C3 एक्सेस है, दिस इज अ C3 एक्सेस, यानी 3 बार रोटेट करो तो मॉलिक्यूल मुझे जो होगा वो सेम मिल जाएगा, और तीनों बार रोटेशन करने पे 120 डिग्री करने पे मुझे सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। ठीक है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। अब यहाँ दिक्कत क्या है पता है, आप अगर IA के अक्रॉस मॉलिक्यूल को घुमाओगे ना तो तीनों क्लोरीन का पोजीशन रिलेटिवली चेंज होने वाला है, लेकिन IB और IC के अक्रॉस अगर आप मॉलिक्यूल को घुमाते हो, मैं इसको अभी डिटेल में नहीं समझाना चाहता क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, डिटेल डिस्क्रिप्शन में देने में जाऊंगा तो पूरा 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। बट अगर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन सुनने में इंटरेस्ट है कि किस तरीके से ये IA, IB और IC होता है, कैसे होता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, या मुझे पर्सनली रीच आउट करना मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम ग्रुप पे कि सर आपने जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बताए थे जिनमें आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सप्लेन किया था, आप उसको जरा डिटेल में बता दो, तो मैं एक डिटेल वीडियो इसमें मैं बना दूंगा और आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल अभी मेरे पास वन शॉट में इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये सब समझाऊं। आप वन शॉट देखने आए हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ऑलरेडी कुछ तो पढ़ के आए हो, तो ये सब चीजें आप डिस्कस करके आए हो। अब यहाँ पे जो IA होगा ना, IA वो कंपैरेटिवली काफी ताकत लगेगी वहां पे, क्योंकि वहां तीनों क्लोरीन का मोशन सिमिलर होगा, पर IB और IC के अक्रॉस जो मोशन होता है वो कंपैरेटिवली आसान होता है। तो यहाँ पर IA का वैल्यू जो होगा वो ज्यादा होगा और IB और IC का जो वैल्यू होगा वो अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स में जिनमें प्रिंसिपल एक्सेस के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, हम उनको कहते हैं ऑब्लेट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो सिमेट्रिक टॉप में आपको याद रखना है प्रोलेट की कंडीशन क्या होती है और ऑब्लेट की कंडीशन क्या होती है। ट्रस्ट मी, इसके ऊपर CSIR, नेट, गेट, IIT JAM, CUET, PG, इससे पहले DU वगैरह के या BHU के जितने भी एग्जाम्स होते थे, सब में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं और आने वाले टाइम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये हमारा होगा सेकंड मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिक टॉप। ठीक है, अब इसी में जो हमारा थर्ड मॉलिक्यूल होगा, ये AB था ना, हमारा थर्ड मॉलिक्यूल C टाइप का मॉलिक्यूल होगा जिसको हम लोग कहेंगे स्फीयरिकल टॉप। स्फीयरिकल टॉप, इसका बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, जिसमें मैं कहूंगा कि अगर मान लीजिए यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन जो होगा वो नीचे होगा। यहाँ पे जो तीनों प्रिंसिपल एक्सेस होंगी वो कार्बन के अंदर से गुजरेंगी इस तरीके से, पहली प्रिंसिपल एक्सेस, ये सेकंड प्रिंसिपल एक्सेस या सेकंड एक्सेस, और ये हो गई हमारी थर्ड एक्सेस। अब अगर मैं यहाँ पे IA, IB, IC आप कहीं पर भी डाल लो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तीनों एक्सेस के अक्रॉस आप कहीं से भी घुमा लो आपको ताकत सेम लगने वाली है इस पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट करने में। तो ये कंडीशन होती है कि IA विल बी इक्वल टू IB विल बी इक्वल टू IC। तो इसको हम कहते हैं स्फीयरिकल टॉप, सब जगह सेम, और इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक टॉप, एक जगह पे ज्यादा और बाकी के दो जगह पे कम, या एक जगह पे कम बाकी के दो जगह पे ज्यादा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये स्फीयरिकल टॉप, ये सिमेट्रिक टॉप है और ये स्फीयरिकल टॉप है। इसमें एक D कैटेगरी आती है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में, जो आपको याद रखनी है, D कैटेगरी, जिसको कहा जाता है असिमेट्रिक टॉप। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें तीनों एक्सेस के अक्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा वो एकदम अलग होगा। IA विल नॉट बी इक्वल टू IB
एंड इट विल नॉट बी इक्वल टू IC। ट्रस्ट मी, ये जो पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से माना जाता है, जिसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लीज इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसके नोट्स बना लेना, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल का एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, अल्कीन होता है। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन यहाँ पर हो, यहाँ पर हाइड्रोजन हो, यहाँ पर क्लोरीन हो, यहाँ पर हाइड्रोजन हो और यहाँ पर हाइड्रोजन है। यस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर कार्बन का अगर आप वजन देखो तो ये 12 होता है, ये 12 होता है, 12 12 24, यहाँ पर एक होता है 23, 12 12 24 25 26 और 27। तो इन सारे एटम्स का वजन मिला के 27 है, और अकेले क्लोरीन का वजन जो होता है वो 35.5 होता है। तो जो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं आएगा, जिसके अक्रॉस मॉलिक्यूल मेरा गोल घूमने वाला, कहीं ना कहीं वो यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। और यहाँ से अगर आप मॉलिक्यूल को गोल घुमाओगे तो यहाँ पे तीनों एक्सेस पे अलग अलग एनर्जी लगने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल और असिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेशंस को आपको याद रखना है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, जो मैंने आपको सिखाया रिड्यूस मास कैसे निकालते हैं, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। ये भी न्यूमेरिकल में काम आएगा। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज म्यू इनटू आर स्क्वायर। अब आते हैं अगले टॉपिक। देखो, जब हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है अब यहाँ पे आता है कि हमारे पास रोटेशन करने वाले किस टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। देखो, जब आप रोटेशनल मोशन की बात करोगे, तो हम यहाँ पे दो टाइप के मॉलिक्यूल्स को पकड़ के चलेंगे, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स को लेके चलेंगे। सबसे पहला मॉलिक्यूल जो होगा, जिसको हम कहेंगे रिजिड डायटोमिक रोटेटर, रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब मैं रोटेटर नहीं लिख रहा हूं, मैं मॉलिक्यूल यहां पे लिखना चाह रहा हूं। और दूसरा होगा जिसको हम कहेंगे नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब मैं इसमें क्या डिफरेंस है आपको ये याद रखना। देखो, जब एक मॉलिक्यूल रोटेशनल मोशन करेगा, जब एक मॉलिक्यूल ए बॉन्ड बी जब रोटेशनल मोशन करना स्टार्ट करेगा इस तरीके से, हम सबको पता है जब भी रोटेशनल मोशन होता है, उस रोटेशनल मोशन में मॉलिक्यूल के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। कौन सी फोर्स लगती है? सेंट्रीफ्यूगल, जो बाहर की तरफ लगती है। दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब अगर मॉलिक्यूल बहुत स्पीड में रोटेशनल मोशन करेगा, बार बार गोल घूमेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगी। और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेच हो जाएगा। तो हमारा जो कंडीशन होती है, हम आइडियल कंडीशन क्या मान के चलते हैं कि रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल में आपका रोटेशन कितना भी हो जाए, आपका जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड आपका क्या होगा? वो आपका बॉन्ड रिजिड होगा, मतलब आपका बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होगा। दूसरा, आप एक ऐसा मॉलिक्यूल लेके आओगे जिसमें ये प्रैक्टिकल कंडीशन है, क्योंकि ये आइडियल कंडीशन, हम आइडियल गैस पहले पढ़ते हैं फिर हम रियल गैस पढ़ते हैं। वैसे ही हम सबसे पहले एक रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल को पढ़ेंगे, ऐसा मान के चलेंगे, हम सारा कैलकुलेशन इस हिसाब से करेंगे कि आपका बॉन्ड लेंथ बदलना नहीं चाहिए, चाहे वो कितनी ही स्पीड से रोटेशन करे, बट विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली क्या होता है, अगर आपके पास ए बॉन्ड बी है इस तरीके से, जैसे जैसे वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा, जितनी ज्यादा उसकी रोटेशनल एनर्जी बढ़ेगी, आपका बॉन्ड जो यहाँ पर होगा, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, ऑब्वियसली नो डाउट, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, आपका बॉन्ड लेंथ, आपका बॉन्ड जो होगा वो बॉन्ड स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल होंगे, हम दो तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, एक पहले ये पढ़ेंगे और बाद में हम ये पढ़ेंगे। अब मैं दोनों के बीच का रिलेशन आपको बता देता हूँ। जब आप पढ़ते हो डायटोमिक मॉलिक्यूल, जिसमें आपने रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया है, जब आपने रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया ये, तो इसका रोटेशनल मोशन का एनर्जीज क्या होगा? जैसे आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर मॉडल पढ़ा होगा, शेल का एनर्जी का वैल्यू फिक्स होता है। शेल का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला वहां पे क्या था? आपने पढ़ा होगा 13.6 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये एनर्जी का फॉर्मूला था, ठीक है। यहाँ पर एनर्जीज फिक्स होती थी, एनर्जीज वर क्वांटाइज्ड। सिमिलरली जब आप रोटेशनल मोशन करोगे तो रोटेशनल मोशन की जो एनर्जीज होती हैं वो फिक्स होती हैं। सो डू वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दैट? यस, वी डू हैव अ फॉर्मूला। हमारा रोटेशनल मोशन का जो फॉर्मूला होता है, दैट एनर्जी ऑफ अ रोटेशनल मोशन विल बी इक्वल टू, अब ध्यान से सुनना, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई इंटू जे ऑफ जे प्लस 1। ये फॉर्मूला होता है जो रोटेशनल का एनर्जी कितना है वो बताएगा। और ये जो आंसर मुझे निकल के आता है, ये किस में निकल के आएगा? ये जूल्स में निकल के आता है, जिसमें जो जे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको कहा जाता है रोटेशनल क्वांटम नंबर, रोटेशनल क्वांटम नंबर। अब मैंने जैसे आपसे कहा,
हम लोग जब भी बात करेंगे तो हम एनर्जी के टर्म्स में बात नहीं करते, हम मोस्टली प्रेफर करते हैं किसके टर्म्स में बात करना, हम प्रेफर करते हैं बात करना फ्रीक्वेंसी के टर्म्स, वेव नंबर के टर्म्स में। मुझे आंसर जूल्स में नहीं चाहिए, मुझे आंसर किस में चाहिए, सेंटीमीटर इनवर्स में चाहिए या तो मीटर इनवर्स में चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस एनर्जी के फॉर्मूले को डिवाइड करना पड़ेगा HC के साथ। तो मुझे जो आंसर मिलेगा उसको मैं एप्सिलॉन के साथ रिप्रेजेंट करूंगा। ये एप्सिलॉन क्या मुझे बताएगा, ये मुझे बता रहा है एनर्जी इन सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। मतलब मैंने उस एनर्जी को, जो रोटेशनल मोशन की एनर्जी थी, उस एनर्जी को जूल्स में से किस में कन्वर्ट कर दिया है, वेव नंबर के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अब जब भाई आप यहाँ H और C से डिवाइड कर दोगे तो H और H कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा फॉर्मूला क्या बचेगा, सिर्फ H बचेगा और नीचे क्या आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर I इंटू C आ जाएगा और J ऑफ J प्लस 1 वहीं पर रहेगा। अब ये जो आप देख रहे हैं ना H अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं B के साथ। तो एप्सिलॉन का फॉर्मूला बन जाता है B इंटू J प्लस 1। ये आंसर आपको देगा सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स में, डिपेंडिंग अपॉन आपने B का वैल्यू क्या लिया है। B को यहाँ पे हम कहते हैं रोटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, रोटेशनल कांस्टेंट। आई होप लॉजिक समझ में। उसके बाद अगर मैं बात करूं नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में, क्योंकि अब इसका भी फॉर्मूला लिखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो अप्रोक्सीमेट इसका फॉर्मूला भी सेम रहता है, द फॉर्मूला विल रिमेन सेम। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं, सबसे पहले हम जूल्स में लिख लेते हैं, तो इसको कलर चेंज कर देता हूं ताकि डिफरेंस याद रहे। इसका जो फॉर्मूला होगा जूल्स में, वो मैं J लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी J स्टैंड्स फॉर, वो रोटेशनल का है, क्योंकि एनर्जी वाइब्रेशनल की भी हो सकती है, वो रोटेशनल की भी हो सकती है। तो J क्या बताएगा, क्योंकि J इज रोटेशनल क्वांटम नंबर, तो वो एनर्जी एप्सिलॉन में भी यहाँ पे मैं J लिखूंगा ताकि हमको ये कंफ्यूजन ना हो कि वो किसका फॉर्मूला है, ये रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो EJ का वैल्यू जो यहाँ पर होगा, सबसे पहले तो ये सेम रहेगा, H स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I इंटू J ऑफ J प्लस 1। अब इसमें से मुझे कुछ माइनस करना पड़ेगा। देखो ये फॉर्मूला तो वैसे का वैसा ही है जो हमने यहाँ पे यूज किया था, ठीक है, जिसमें जो रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल का था। इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा H टू द पावर 4 अपॉन 32 इंटू पाई टू द पावर 4 I टू द पावर 4, I टू द पावर स्क्वायर, I का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर इंटू K इंटू J स्क्वायर J प्लस 1 द होल स्क्वायर। समझ में आया। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, फिलहाल वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू दिस पार्ट। ये हमको इसमें से टर्म, अब अगर आप देखो तो ऐसा नहीं लग रहा डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दिया, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है इसका डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दिया। अब ये आंसर जूल्स में है। मुझे अगर आंसर एप्सिलॉन में चाहिए, मतलब मुझे वेव नंबर के टर्म्स में चाहिए, तो मुझे इसको H और C से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरा फॉर्मूला यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H अपॉन 8 पाई स्क्वायर I इंटू C J प्लस 1 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, H और C से डिवाइड करूंगा तो H और H कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा H क्यूब अपॉन 32 पाई टू द पावर 4 I टू द पावर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर K इंटू C, और यहाँ पर हो जाएगा J स्क्वायर J प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब ऑब्वियसली आपके दिमाग में यहाँ एक आया होगा कि जो K है, ये K कहाँ से आया है, ये इसको हम, इस K को हम क्या कहते हैं, ये K कहाँ से हमारे पास निकल के आया। तो यार ये आपने अगर थोड़ा बहुत वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आप पढ़ोगे, वाइब्रेशन के बारे में जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आपको ये K ना वहाँ पे दिखेगा। इसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में लिखा जाता है, मैं इसका फॉर्मूला एक जस्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दे देता हूँ। इसको फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कहीं थोड़ा सा पढ़ा हो तो आपने फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में पढ़ा होगा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ K बाई म्यू। ये फॉर्मूले में जो आप K यूज करते हैं ना, अगर आपने हुक्स लॉ भी पढ़ा होगा, फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस KX, तो ये K ना वहां से आता है। इसको हम कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। इसके बारे में मैं जब वाइब्रेशनल का वीडियो बनाऊंगा तब ज्यादा डिटेल में आपको समझा पाऊंगा। मैं फिलहाल इसको यहाँ लिख के छोड़ देता हूँ कि इट इज कॉल्ड एज फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज, अगर आप नोटिस करो, ये जो टर्म आपने यहाँ पे यूज किया है, ये तो हमारा बेसिकली B है, तो एप्सिलॉन का फॉर्मूला बन जाएगा B इंटू J ऑफ J प्लस 1, और ये जो फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस D के साथ, D इंटू J स्क्वायर J प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब ये आंसर, जब भी मैं एप्सिलॉन लिखूंगा, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सेंटीमीटर इनवर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैंने उसको डिवाइड कितने से कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया H ऑन C के साथ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/HC के साथ मैंने उसको डिवाइड कर दिया, तब जाके मुझे नीचे वाला फॉर्मूला मिलेगा 1/H इंटू C। अब इसमें जो ये D है ना,
दैट इज एच क्यूब अपॉन 32 पाई टू द पावर 4 आई टू द पावर स्क्वायर आर स्क्वायर के इंटू सी। इसको कहते हैं डिस्टॉर्शन कोएफिशिएंट, डिस्टॉर्शन कोएफिशिएंट, ये आपको याद रखना है। अब अगर ये दो फॉर्मूलेज आप याद रख लेते हो तो आपका नेट गेट के लिए, जैम के लिए, सीयूईटी के लिए एक मेजर पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। दोनों के बीच का कंपैरिजन मैंने आपको करके बता दिया कि अगर आपके पास रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा तो उसमें बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड जो होता है वो रिजिड होता है, और यहाँ पर जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रेच होता है। फिर इसमें एनर्जी का फॉर्मूला, इसमें एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल्स, यहाँ पर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, दोनों में क्या रिलेशन है, बी का। अब मैं यहाँ पे ना दोनों चीजें लिख देता हूँ। ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, ये 6 पॉइंट था, ये 7th पॉइंट हो गया जहाँ पे हमने एनर्जीज के बारे में लिख लिया। 8th पॉइंट आपको अब याद रखना है, हमारा जो फॉर्मूला बना है एप्सिलॉन का, वो फॉर्मूला क्या है, बी इंटू जे प्लस 1। अब अगर मैं यहाँ पे बी की बात करूँ, दैट इज योर रोटेशनल कांस्टेंट, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई इंटू सी जे ऑफ जे प्लस 1। आई की जगह मैं यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, दैट इज एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर म्यू इंटू आर स्क्वायर इंटू सी जे ऑफ जे प्लस 1। अब मैं यहाँ म्यू की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, म्यू की जगह अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एच अपॉन पूरा ब्रैकेट 8 पाई स्क्वायर, ठीक है, मैं म्यू का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मोलार मास m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3 होल डिवाइडेड बाय na। और सब कुछ अब जो होगा वो किस में होगा, SI यूनिट्स में होगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी इंटू जे ऑफ जे प्लस 1। ये जो आपने आंसर लिखा हुआ है ये मैंने केजी में लिया हुआ है। अगर इसको आपको ग्राम्स में लेना है तो 10 टू द पावर -3 को आप यहाँ से हटा दीजिए तो आंसर ग्राम्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एप्सिलॉन का फॉर्मूला होगा। यहाँ पे जो 10 टू द पावर -3 है ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राम से उसका कन्वर्जन आपको बताता है जो काम आएगा। अब जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे रोटेशनल के वो इसी फॉर्मूले पे बनेंगे, आपको अभी ये याद रखना है एट एनी कॉस्ट, समझ में आया। अब आते हैं हमारा अगला टॉपिक। देखो हम लोग है ना नॉन रिजिड मॉलिक्यूल के बारे में नहीं पढ़ते, हम ज़्यादातर आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं CSIR नेट गेट या जैम BHU DU जितने भी आज तक हुए हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे ना वो रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल पर ही आते हैं। तो हमारा अब जो अगला पूरा फोकस हो जाएगा 9th में, हम अब सिर्फ बात करेंगे रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में। अब रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल का पहला फॉर्मूला तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर मैं एनर्जी लेवल्स प्लॉट करूँ, जैसे J का वैल्यू 0, J का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2, J का वैल्यू 3, J का वैल्यू 4, तो आप यहाँ पे एप्सिलॉन का फॉर्मूला ले लो। J का वैल्यू अगर 0 डालोगे तो ऑब्वियसली आंसर कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे J का वैल्यू 1 डालते हो तो 1 + 1 2 हो जाता है, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर एप्सिलॉन का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2b के बराबर हो जाएगा। अगर आप एप्सिलॉन का J का वैल्यू 2 डालते हो तो 2 + 1 3, 3 2 जा 6, तो एप्सिलॉन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6b आ जाएगा। J का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करो, 3 + 1 कितना होता है 4, 4 3 जा होता है 12, तो एप्सिलॉन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12b के बराबर हो जाएगा। 4 सब्स्टिट्यूट करो, 4 + 1 5, 5 4 जा 20, तो एप्सिलॉन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20b के बराबर हो जाएगा। तो ये एनर्जी लेवल्स हैं। रोटेशनल का 0 एनर्जी लेवल, फिर 2b एनर्जी लेवल, 6b एनर्जी लेवल, ध्यान से सुनना अब जो मैं सिखाने वाला हूँ, 6b एनर्जी लेवल, 12b एनर्जी लेवल और 20b एनर्जी लेवल। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, अगर मुझे एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस पता करना हो, इन दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस क्या है, तो ये निकल के आता है 2b के बराबर। डेल्टा एप्सिलॉन की मैं बात कर रहा हूँ, डेल्टा एप्सिलॉन 2b के बराबर। इन दो एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस क्या है, डेल्टा एप्सिलॉन, ये 4b के बराबर है। इन दो एनर्जी लेवल्स के बीच में डेल्टा एप्सिलॉन का वैल्यू कितना है, एनर्जी लेवल्स का गैप कितना है, ये 6b के बराबर निकल के आ रहा है। और इन दो के बीच में जो डेल्टा एप्सिलॉन का वैल्यू है वो कितना होगा, ये मेरे ख्याल से 8b निकल के आ रहा है। तो अगर आप देखो धीरे धीरे एनर्जी लेवल्स के बीच का जो गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब इमेजिन कीजिए आपका एक एटम जो है वो इस एनर्जी लेवल पे है, मुझे उस मॉलिक्यूल को यहाँ से वहाँ लेके जाना है, तो मेरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होनी चाहिए उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, उसकी एनर्जी 2b के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच का गैप कितना है, 2b का है। तो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी होगी वो भी कितने के बराबर होनी चाहिए, 2b के बराबर। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगी एनर्जी
जिसको हम एच म्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वो बेसिकली कितनी होनी चाहिए, वो 2b के बराबर होनी चाहिए। अच्छा, मेरा अगला सवाल, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगी, एटम अगर यहाँ पर है मॉलिक्यूल, यहाँ से मुझे इस एनर्जी लेवल पे लेके जाना है, तो बीच में एनर्जी लेवल का गैप कितना है, 4b का है। तो यहाँ पर जो एनर्जी होनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, दैट इज एच म्यू, वो कितनी होनी चाहिए, वो 4b के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मेरी आएगी, E विल बी इक्वल टू एच म्यू, वो कितनी होनी चाहिए, उसकी एनर्जी 6b के बराबर होनी चाहिए। अब जरा मुझे एक चीज सोच समझ के बताना, ऑब्जर्व करो और मुझे बताना, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच का गैप कितना है, 2b के बराबर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो यहाँ से यहाँ मॉलिक्यूल को लेके जाएगी और यहाँ से यहाँ जो मॉलिक्यूल को लेके जाएगी, उन दो कॉन्सिक्यूटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बीच का गैप 2b के बराबर है। जो मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ लेके जाएगी और यहाँ से यहाँ लेके आएगी, उन दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच का गैप भी देखो अगर 2b के बराबर है। अब आप अगली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी यहाँ डाल सकते हो। मान लीजिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ आती है जो मॉलिक्यूल को इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल पे लेके जाएगी, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एनर्जी कितना होना चाहिए, 8b के बराबर होना चाहिए। तो अगर आप फिर से देखो तो यहाँ पर जो गैप निकल के आ रहा है, वो गैप कितना निकल के आ रहा है, वो गैप फिर से 2b के बराबर आ रहा है। इससे मुझे एक चीज प्रूफ होती है, दैट इज माई पॉइंट नंबर 10, वो मेरा 10वां पॉइंट होगा, 10 पॉइंट, कि अगर आपके पास एक रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल का ग्राफ आता है, मान लीजिए पहली पीक यहाँ आती है, दूसरी पीक यहाँ आती है, तीसरी पीक यहाँ आती है, चौथी पीक अगर यहाँ आती है और पांचवी पीक यहाँ आती है। पहली पीक क्या बताती है, 0 से 1 का ट्रांजिशन। दूसरी पीक क्या बताती है, 1 से 2 का ट्रांजिशन। ठीक है, तीसरी पीक क्या बताती है, 2 से 3 का ट्रांजिशन, और 3 से 4 का ट्रांजिशन, या 4 से 5 का ट्रांजिशन। ठीक है, मतलब 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 का ट्रांजिशन, या 4 से 5 का ट्रांजिशन। तो इस पीक में जिस फ्रीक्वेंसी पे इस मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया, यहाँ पीक आई है, और जिस फ्रीक्वेंसी पे यहाँ आया है, इनके बीच का जो गैप होगा वो कितने का बराबर होगा, वो 2b के बराबर होगा। क्योंकि आपको देखो यहाँ से समझ में आ रहा है, इस रेडिएशन और इस रेडिएशन के बीच का जो गैप है वो 2b के बराबर है। तो ये रेडिएशन जो एब्जॉर्ब की गई है और ये रेडिएशन जो एब्जॉर्ब की गई है यहाँ से यहाँ ले जाने में और यहाँ से यहाँ ले जाने में, इन दोनों के बीच का गैप 2b के बराबर है। तो जो ग्राफ आएगा आपका, उसमें भी आपको 2b का गैप दिखेगा। यहाँ पर भी जो ग्राफ के बीच का गैप दिखेगा आपको, इन दो लाइंस के बीच का, वो भी 2b के बराबर होगा। ये भी जो होगा 2b के बराबर होगा, ये भी 2b के बराबर होगा। तो एक पॉइंट यहाँ पर मैं नोट करके लिख रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स। ये मैंने बहुत पहले यूट्यूब पे, कई सालों पहले जब मैंने मेरे यूट्यूब का सफ़र स्टार्ट किया था 2018-19 में, मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पे केमिस्ट्री अनटोल्ड पे, तो वहाँ बहुत लोगों ने ये सवाल उठाया था, सर ये 2b कहाँ से निकल के आया। तो ये 2b यहाँ से निकल के आया। उस समय शायद मैं बहुत प्रॉपर ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया इस चीज़ को, ये यहाँ से निकल के आया। तो याद रखना, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स विल बी इक्वल टू 2b। अब जितने भी मैक्सिमम न्यूमेरिकल बनेंगे वो इन्हीं फॉर्मूलेस पे बनेंगे, ट्रस्ट मी, इन्हीं। अगला जो मेरा वीडियो होगा ना, उसमें मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके दूंगा आपको, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ न्यूमेरिकल। अभी तो मैंने थ्योरी पूरी पढ़ा दी है वन शॉट में। इसका अगला जो टॉपिक होगा उसमें मैं आपको ये सॉल्व करके दूंगा, न्यूमेरिकल कैसे हम इन फॉर्मूलेस को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ तक बात हो गई आपका रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल, नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में। अब 11वां हमारा जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि पीक जो होगा उसका इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ पीक क्या होगा। अब ये बहुत कम पूछा गया टॉपिक है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं ये वाली पीक बहुत इंटेंस आएगी 0 से 1 वाली, कि 1 से 2 वाली पीक बहुत इंटेंस आएगी, तो इसके लिए सवाल ये, इसका जवाब इस बात में है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो 0 से 1 पे ट्रांजिशन दिखा रहे हैं और कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो 1 से 2 का ट्रांजिशन दिखा रहे हैं। अगर यहाँ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ से यहाँ ज़्यादा लोग जाएंगे, तो उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, उतना इंटेंस पीक आएगा। अगर यहाँ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ से यहाँ का जो ट्रांजिशन होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा, तो ये वाला इंटेंस पीक आएगा। तो आपको ये बताना है इंटेंसिटी डिपेंड किस पे करती है। इंटेंसिटी जो पीक इंटेंसिटी आएगी वो डिपेंड किस पे करती है, तो ये ना डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स पे। देख ली, सबसे पहला जो फैक्टर यहाँ पर होता है वो है पॉपुलेशन रेशियो, पॉपुलेशन का रेशियो। व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन रेशियो? अगर J इक्वल्स टू 0, यानी हमारा जो पहला एनर्जी लेवल है, वहां पे कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखो, ग्राउंड स्टेट पे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं। आप 27 डिग्री सेल्सियस पे, अगर इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर मेरे पास 1000 मॉलिक्यूल्स हैं और मैं इस बॉक्स को 27 डिग्री सेल्सियस पे लेके आया हूँ,
तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल जो होंगे ना, मैक्सिमम मॉलिक्यूल वो J इक्वल्स टू 0 पे होंगे। उसके बाद कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो J इक्वल्स टू 1 पे होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो J इक्वल्स टू 2 पे भी बैठे होंगे। पर J इक्वल्स टू 0 पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, लेट अस से हम उनको N0 रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अलावा कहीं पर भी जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी यहाँ मॉलिक्यूल होंगे, उसको हम Nj के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हायर एनर्जी लेवल पे। अब मुझे करना क्या है, अगर मुझे ये समझना है कि कौन सा पीक ज्यादा इंटेंस आएगा, तो मुझे J इक्वल्स टू 1 पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू J इक्वल्स टू 0, इसका रेशियो लेना पड़ेगा। जैसे Nj डिवाइडेड बाय N0 का मुझे रेशियो लेना पड़ेगा। अगर ये रेशियो सेम आता है, अगर ये रेशियो लेटर से 1 आता है, इसका मतलब यहाँ पर भी उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं जितने यहाँ पर हैं, तो दोनों पीक जो होंगी वो सेम इंटेंसिटी की आएंगी, क्योंकि यहाँ पर भी उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर भी उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं। तो 0 से 1 का ट्रांजिशन और 1 से 2 का जो ट्रांजिशन होगा वो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल करेंगे। अब अगर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, पीक भी सेम आएगी। तो Nj बाय N0 का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है e⁻⁻ E डिवाइडेड बाय kBT, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें जो E जो मैं लिख रहा हूँ एनर्जी, ये एनर्जी हमेशा हायर शेल की होती है। आप 1 और 0 का रिलेशन निकाल रहे हो ना, तो शेल नंबर 1 का एनर्जी कितना है डिवाइडेड बाय kBT। 1 से 2 का रिलेशन निकाल रहे हो ना, 0 से 2 का रिलेशन निकाल रहे हो, 0 से 2 का रिलेशन, तो एनर्जी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 0, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो जूल्स में आएगा। ये मेरा पहला फॉर्मूला है। अब देखो, इस फॉर्मूले को आप रीअरेंज करके कैसे भी कर सकते हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। ये मैं न्यूमेरिकल्स में आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से ये क्वेश्चन, इसको, इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। तो जितना ज्यादा रेशियो बढ़ेगा उतनी इंटेंसिटी जो पीक होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसको हम रेफरेंस मान के चलते हैं। ये वाली जो पीक होगी ना हमारी 0 से 1 वाली जो पीक होगी, इसको हम लोग हमेशा रेफरेंस पीक मान के चलते हैं। जैसे आप लोगों ने NMR में देखा होगा रेफरेंस पीक, वहाँ पे हम डाई मिथाइल DMS यूज करते हैं, वो टेट्रासिलिकॉन का यूज करते हैं, कार्बन टेट्रासिलिकॉन, तो उसका जो पीक आता है 0 ppm मान के चलते हैं, फिर लो फील्ड हाई फील्ड लेके चलते हैं। तो यहाँ पर जो 0 to 1 वाला पीक आएगा, उसके इंटेंसिटी को हम अपना रेफरेंस मानेंगे। विद रेफरेंस टू दिस बाकी की इंटेंसिटीज कितनी होगी उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो पहला इंटेंसिटी ऑफ पीक डिपेंड करता है पॉपुलेशन रेशियो पे। सेकंड फैक्टर जो यहाँ पर आता है, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझाना मेरे लिए भी, बट इसको आप इस तरीके से कह सकते हो कि डीजेनरेसी, ठीक है। अब मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ना चाहता यहाँ पे। डीजेनरेसी मतलब अगर आपका मॉलिक्यूल रोटेशनल मोशन कर रहा है तो कितने अलग डायरेक्शंस में वो रोटेशनल मोशन कर सकता है, कितने डिफरेंट डायरेक्शंस में, ठीक है। डीजेनरेसी, तो डीजेनरेसी का जो फॉर्मूला होता है उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है J इंटू J+1 H/2π। H/2π ये हमारा जो मेन फॉर्मूला होता है, इसको हम डीजेनरेसी के फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करते हैं। C हमारा जो फैक्टर होता है, हमारा जो C वाला फैक्टर, ये दो ही हमारे मेन फैक्टर होते हैं। उसमें से भी डीजेनरेसी को हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते जितना हम पॉपुलेशन रेशियो को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना, एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई हमारे 11 फॉर्मूलेज की। 12th फॉर्मूला हमारा जो आता है तो उसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, जो अब आपको याद रखना है। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन? जैसे लेटेस्ट से अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास 2 मॉलिक्यूल है, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन 12 ऑक्सीजन मेरे पास है 16, कार्बन 14 और ऑक्सीजन है 16। अगर मैं एक मॉलिक्यूल में आइसोटोप चेंज कर देता हूं तो क्या उसके ग्राफ में फर्क पड़ेगा? जी हाँ, फर्क पड़ता है। देखो, अगर आप आइसोटोप चेंज कर देते हो तो रिड्यूस मास, जो इसका रिड्यूस मास है, इसका जो रिड्यूस मास है दैट विल बी लेस देन इसका रिड्यूस मास। कार्बन 12 वाले का ऑक्सीजन का जो रिड्यूस मास है वो कार्बन 14 मोनोऑक्साइड वाले से कम होगा। अगर रिड्यूस मास कम होता है तो बी का वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि अगर आप देखो जो बी होता है, बी में म्यू आता है, यहाँ देखो आपको यहाँ से समझ में आएगा, ये आपका जो फॉर्मूला है वो बी का फॉर्मूला है और बी के फॉर्मूले में म्यू नीचे है। अगर म्यू का वैल्यू बढ़ता है इसका मतलब ओवरऑल बी का वैल्यू घटता है। अगर बी का वैल्यू, म्यू का वैल्यू घटता है मतलब ओवरऑल बी का वैल्यू बढ़ता है। तो देखो मैंने यहाँ पे कहीं पे तो शायद लिख के भी रखा होगा, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो हमारा बी होता है दैट इज नथिंग बट H/8π² म्यू इंटू R
स्क्वायर इंटू सी। तो बी इज इनवर्सली रिलेटेड टू रिड्यूस मास, ये हमारा मेन रिलेशन है। तो अगर आपका म्यू का वैल्यू इसका ज़्यादा है तो इसका जो बी का वैल्यू होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा, इसका बी का वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, दिस इज कार्बन 12 ऑक्सीजन, बी फॉर कार्बन 14 और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जो ग्राफ बनेगा, देखो हमको पता है एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, ये 0 भी होता है, दूसरा एनर्जी लेवल कितना होता है, ये 2b के बराबर होता है, तीसरा एनर्जी लेवल कितना होता है, ये 4b के बराबर होता है, 4b के बराबर ही आता है ना, 6b के बराबर, दिस इज 6b। फिर अगला क्या होता है, अगला हमारा एनर्जी लेवल आता है जिसको हम कहते हैं 12b। तो आप अगर डिफरेंस देखो, ये 12b है, दिस इज फॉर कार्बन 12 मोनोऑक्साइड, ये वाले का एनर्जी ग्राफ है। तो इस वाले का जो ग्राफ आएगा उसमें बी का वैल्यू कम है, तो ऑब्वियसली बात है पहला एनर्जी लेवल तो सेम होगा, दैट विल बी 0b। अब मैं इसको बी प्राइम दे देता हूँ नाम, बी प्राइम। ठीक है, ये म्यू प्राइम, ये बी प्राइम, तो इसका भी 2b प्राइम होगा, लेकिन इसका जो 2b प्राइम का वैल्यू होगा इसके 2p प्राइम की वैल्यू से कम होगा, क्योंकि b प्राइम इज लेस, तो ऑब्वियसली उसका जो वैल्यू होगा वो कम होगा। ये भी 6b प्राइम होगा, लेकिन इसका जो 6b का वैल्यू है और इसका जो 6b प्राइम का वैल्यू है वो ऑब्वियसली थोड़ा कम होगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये b प्राइम का वैल्यू कम है, क्योंकि इसका रिड्यूस मास ज़्यादा है, और इसका जो वैल्यू होगा वो भी ऑब्वियसली कम होगा, पर वो भी 12 b प्राइम के बराबर होगा, पर यहाँ पे b प्राइम ही कम है। तो आप अगर देखो, जब आपके पास एक आइसोटोप होता है, एक आप हैवियर आइसोटोप यूज करते हो, तो आपका जो ग्राफ होता है ना वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, एनर्जी लेवल्स के जो वैल्यूज होते हैं वो श्रिंक होने लगते हैं, इसमें डिफरेंस नहीं आता, बट जैसे जैसे आप ऊपर जाने लगोगे वैसे वैसे एनर्जी लेवल्स की वैल्यू श्रिंक होने लगेगी। समझ में आया? दिस इज द इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। सो देखो, ये 12 टॉपिक्स के साथ आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मोटे मोटे तौर पे IIT जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से, CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर खत्म होता है। ये जो PDF मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, केमिस्ट्री अनटोल्ड पे, आप वहाँ जाके टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो, आपको वहाँ मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको ले सकते हो, जिसमें मैंने जितने फॉर्मूलेस लिखे हैं, ये जो 12 फॉर्मूलेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिए हैं या बना के दिए हैं, ये ताकि आपको शॉर्ट में समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5 6 में मैंने मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया, 7वां यहाँ पे एनर्जी फार्मूलाज, 8वां यहाँ पे एप्सिलॉन का फार्मूला, 9वें में यहाँ पे एनर्जी लेवल्स, 10वें में रेफरेंस पीक के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया, ये न्यूमेरिकल्स में काम आता है, 11वें में इंटेंसिटी, और 12वें में मैंने आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर दिया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर अब हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपको उसका जो अप्रोच है वो बहुत अच्छे से समझ में आए कि न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं। और उसके बाद फिर हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आप अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे जा रहे हो तो प्लीज़ मेरा नाम टाइप करके सर्च करना कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी योगी सर, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी योगी सर, ताकि आपको मेरा वीडियो आराम से मिल जाए। बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे लाइव लेक्चर्स होते हैं, बहुत सारे वीडियोस आते हैं, तो शायद ढूंढना आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा या थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।